पृथ्वी की आंतरिक संरचना की स्थिति क्या है, इसकी आंतरिक संरचना को जानने के स्रोत क्या हैं। तो पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है इसकी वास्तविक स्थिति और उसकी बनावट के विषय में सही ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है, तो कठिन कार्य अवश्य है, क्योंकि पृथ्वी का आंतरिक भाग मानव के लिए दृश्य नहीं है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी देने वाले स्रोत को हम 3 वर्गों में विभाजित करके जो है अध्ययन करते हैं। पहला जो होता है अप्राकृतिक सोर्स, आर्टिफिशियल सोर्स, जिसमें घनत्व, दबाव, तापमान, ये तीनों चीज़ें आती हैं। दूसरा जो स्रोत है वो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत के साक्ष्य हैं। इस पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत के जो साक्ष्य हैं, इसके अलावा जो तीसरा आता है वो है प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स में ज्वालामुखी उद्गार, वोल्केनिक इरप्शन, भूकंप विज्ञान जिसे हम सिस्मोलॉजी कहते हैं, अप्राकृतिक साधन जिसमें पहला हम लोग बात बताया कि एक घनत्व है, तो घनत्व की क्या भूमिका है इसमें। तो जो पृथ्वी की शैलों के जो घनत्व और दबाव और भीतर की ओर बढ़ते हुए तापमान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में कई निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। यह बताया जाता है कि पृथ्वी का ऊपरी भाग परतदार शैल का बना है, जिसकी औसत मोटाई 1 किलोमीटर के लगभग है। कहीं कहीं पर यह मोटाई कई किलोमीटर भी है। इस परतदार सतह के नीचे पृथ्वी के चारों ओर रवेदार और स्फटिकी शैल की एक दूसरी परत है। इस चट्टानी परत का घनत्व कहीं पर 3 तो कहीं पर 3.5, परंतु समस्त पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 के लगभग है। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि पृथ्वी के अंतरतम भाग का औसत घनत्व 5.5 से अधिक होगा। साधारण तौर पर यह 11 माना जाता है, जो जल से 7 या 8 गुना भारी है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के आधार पर कैवेंडिश ने 1798 में पृथ्वी के औसत घनत्व के मापन का प्रयास किया है। इसके अनुसार पृथ्वी का औसत घनत्व जल की तुलना में 5.48 गुना से अधिक है। क्वांटियल ने 1878 में एक प्रयोग के आधार पर पृथ्वी का औसत घनत्व 5.49 और उसके बाद 1950 के बाद जो है के आधार पर जो है पृथ्वी का औसत घनत्व के परिकलन का सिलसिला प्रारंभ हो गया। इसके अनुसार पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.517, धरातल का 2.6 से 3.3 के बीच, और इसका घनत्व 11 परिकल्पित की गई है। इस प्रकार यह जो है पृथ्वी का अंतरतम घनत्व जो है सर्वाधिक होता है। दूसरा है दबाव। अब समस्या उठती है कि अंतरतम का यह अधिक घनत्व किस प्रकार संभव है। प्रारंभ में यह कल्पना की गई थी कि ऊपर से अंतरतम की ओर जाने पर चट्टानों का भार और दबाव बढ़ता जाता है, और पृथ्वी के अंतरतम का अधिक घनत्व बढ़ते भार के कारण, बढ़ते हुए दबाव के कारण है, क्योंकि बढ़ते हुए दबाव के साथ चट्टान का घनत्व भी बढ़ जाता है। इस तरह यह प्रमाणित होता है। दूसरा है पृथ्वी के अंतरतम का अत्यधिक घनत्व वहाँ पर जो है स्थित अत्यधिक दबाव के कारण होता है, परंतु आधुनिक प्रयोग के द्वारा यह प्रमाणित कर दिया गया कि प्रत्येक शैल में एक ऐसी सीमा होती है जिसके आगे उसका घनत्व अधिक नहीं हो सकता है। उसका दबाव चाहे कितना भी अधिक क्यों न कर दी जाए। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि यदि पृथ्वी के अंतरतम का घनत्व अधिक दबाव के कारण नहीं होता है, तो तीसरा है वह कोर यानी स्वयं धातु का बना है, जिससे पदार्थ स्वयं अधिक घनत्व वाले तथा भारी हैं। अनेक प्रयोग और पर्यवेक्षण के आधार पर यह मान लिया गया है कि पृथ्वी का अंतरतम निकल और लोहे के मिश्रण से बना है। यह तथ्य पृथ्वी की चुंबकीय दशा को भी प्रमाणित करता है, क्योंकि लोहा और निकिल प्रधान चुंबकीय पदार्थ है। इस धातु निर्मित अंतरतम के चारों ओर
शैल की एक दूसरी परत है जिसका कम से कम ऊपरी भाग रवेदार शैल का अवश्य बना है। तीसरा जो इस तापमान है, सामान्य रूप से यह विदित है कि जो बोर होल्स हैं भाग सारा थोड़ा सा घट जा भाई। तीसरा है तापमान। सामान्य रूप से यह जो है विदित है कि जो बोर होल्स हैं उनमें इनसे जो उपलब्ध विवरणों के आधार पर हम पृथ्वी की बाह्य सतह के से नीचे की ओर जाने पर, गहराई पर जाने पर जो औसत रूप से जो तापमान है वो प्रति 100 मीटर पर 2 डिग्री या 30 सेंटीग्रेड की दर से बढ़ता है, परंतु 8 किलोमीटर से अधिक गहराई पर जाने पर तापमान की वास्तविक वृद्धि दर का पता लगाना कठिन हो जाता है। वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर महाद्वीपीय क्रस्ट में तापमान की वृद्धि दर का परिकलन भूताप ग्राफ के अनुसार के आधार पर जो है किया गया है। इस विधि से प्राप्त विवरणों के आधार पर यह साधारणीकरण या जनरलाइजेशन किया गया है। पहला जो है किया गया ये कि विवर्तनिक रूप से सक्रिय यानी टेक्टोनिकल एक्टिव जो है, जो विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र में जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का जो बेसिन है और रेंज ऑफ प्रोविंस है, इनके सतह से 43 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि विवर्तनिक रूप से स्थिर प्रदेशों में 40 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 5000 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इस विवरण से महाद्वीपीय क्रस्ट के व्यवहार के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। विवर्तनीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में क्रस्ट से 40 किलोमीटर की गहराई पर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गंभीर जो है जो वो भी गंभीर क्रस्ट और मेंटिल की शैल हैं, खास करके जो बेसाल्ट और पेरिडोडाइट से प्रारंभ जो गलनांक है इसके करीब हैं। इस तरह क्रस्ट के गर्म क्षेत्र में विवर्तनिक घटना और ज्वालामुखी क्रिया और इसके जो गलनांक के करीब से तापमान में गहरा संबंध स्थापित होता है। अपेक्षाकृत कम तापमान क्षेत्र दीर्घकालीन भूगर्भिक जो विवर्तनिकी है इसकी स्थिरता से संबंधित होती हैं। दुर्बलता मंडल एस्ट्रोनोस्फीयर ये आंशिक रूप से द्रवित या गलित है। 100 किलोमीटर की गहराई पर जो तापमान है लगभग 11000 से 12000 सेंटीग्रेड है, जो प्रारंभिक गलनांक के करीब है। दूसरा है 400 किलोमीटर की गहराई पर 1500 सेंटीग्रेड से 700 किलोमीटर की गहराई पर 1900 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का आकलन किया गया है। तीसरा है मेंटिल और बाह्य गलित अंतरतम की सीमा, अर्थात 2900 किलोमीटर की गहराई पर 3700 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान का जो है अनुमान लगाया गया है। वह जो गलित अंतरतम की सीमा अर्थात जो 5100 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 4300 डिग्री सेंटीग्रेड है। पृथ्वी में ऊष्मा का जनन और उनका स्थानांतरण, तो देखिए पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का जनन मुख्य रूप से रेडियो सक्रिय पदार्थ और गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से होता है। यह विश्वास किया जा सकता है कि लगभग 4.7 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो प्रारंभिक तापमान था लगभग 10,000 सेंटीग्रेड से था, जो रुद्धोष्म संपीड़न की प्रक्रियाओं द्वारा रहा होगा। आगे चलकर रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग की ऊष्मा में वृद्धि प्रारंभ हुई और लगभग 4 से 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के अंतरतम और मैंटिल का अलगाव हुआ होगा, जबकि लोहे का जो तापमान है बढ़कर के गलनांक को प्राप्त हुआ होगा। इस तरह गलित लोहे के अंतरतम में डूबने के कारण 2 × 1037 और गुरुत्व बल ऊष्मा के रूप में मुक्त हुई होगी।
जिसके कारण पृथ्वी के अंदर पदार्थों का बड़े पैमाने पर पिघलाव हुआ होगा और पुनर्गठन होने के जो विभिन्न मंडल हैं उनका निर्माण हुआ होगा। पृथ्वी के वायुमंडल अर्थात जो क्रस्ट है, इसके प्रमुख चट्टानें ग्रेनाइट, बेसाल्ट और पेरिडोटाइट्स हैं, जिनमें रेडियो सक्रिय पदार्थ और यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम ये सारी चीज़ें सर्वाधिक मात्रा में हैं। ग्रेनाइट में ये पदार्थ सबसे अधिक होते हैं। यूरेनियम 4 ppm, थोरियम 13 ppm और पोटेशियम 4 ppm। इसके विघटन से ऊष्मा जो है जनित होती है और इस प्रक्रिया से ग्रेनाइट के प्रत्येक ग्राम में 300 वर्ग प्रति वर्ष तापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रेनाइट की 20 किलोमीटर मोटी गोलाकार कोशिका की कल्पना की जाए तो उस प्रक्रिया से जनित कुल तापीय ऊर्जा 1028 अर्ग होगी। और इस तरह स्पष्ट है कि जो महाद्वीपीय भागों से जो ऊष्मा बाहर की ओर प्रवाहित होती है उसका जनन ग्रेनाइट सतह से रेडियो सक्रिय पदार्थ से होता है, परंतु जो सागरीय नीतल है यहाँ से प्रवाहित होने वाली ऊष्मा का जनन और अधिक रफ्तार से होता है, क्योंकि महासागरीय क्रस्ट में ग्रेनाइट नहीं होती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा का प्रवाह बाहर की ओर होता है और यह स्मरणीय है कि ठोस भाग में ऊष्मा की ऊर्जा एटम के कंपन के रूप में होती है। शैल ऊष्मा की अच्छी चालक नहीं होती है। मात्र 10 मीटर मोटी शैल परत से ऊष्मा का हस्तांतरण में 3 वर्ष का समय लगता है। इसी तरह 100 मीटर मोटे लावा प्रवाह को शीतलन में 300 वर्ष लगते हैं। 400 किलोमीटर मोटी शैल कोशिका के नीचे का भाग ऊपर की भाग के ऊष्मा के प्रवाह के 5 बिलियन वर्ष लगेगा। यदि पृथ्वी का शीतलन केवल संचालन विधि से हो रहा होता है तो 400 किलोमीटर से अधिक गहराई से ऊष्मा आज तक सतह पर नहीं पहुंच पाई। पृथ्वी के आंतरिक भाग से बाहर की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण विधि से भी अच्छी तरह नहीं हो सकती है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग के अधिकांश खनिज अपेक्षाकृत अपारदर्शी होते हैं। ऐसे पदार्थों से विकिरण द्वारा ऊष्मा का ह्रास या प्रवाह अच्छी तरह नहीं हो सकता है। ऊष्मा के स्थानांतरण की तीसरी संभावना संवहन की प्रक्रिया हो सकती है, परंतु जो संवहन है यह प्रायः तरल में ही उत्पन्न होता है। पृथ्वी के क्रस्ट के ठोस प्रारूप को देखकर संवहन की प्रक्रिया संदिग्ध लगती है, परंतु प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के प्रकाश में आने से सागर नीतल के जो प्रसरण है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का सत्यापन हो गया। इस सिद्धांत के तहत मध्य महासागरीय कटक के सहारे गर्म पदार्थ ऊपर उठता है और कटक के दोनों ओर नए स्थल का निर्माण करता है। शीतल होने पर ठोस होकर कटक से दूर खिसक जाता है और पुनः विनाशी प्लेट किनारे से के सहारे देखिए। इसमें इस प्रकार से जो है पदार्थ का सामान्य परिवहन जो होता है और जिसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा पदार्थ के साथ सतह तक पहुंचती है। इसके अलावा जो पृथ्वी है इसकी सतह पर 2 स्रोतों से ऊष्मा पहुंचती है, एक तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से और दूसरा सूर्य से। अंततः दोनों स्रोतों से ऊष्मा की पृथ्वी की सतह अंतरिक्ष में विकिरण हो जाते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊष्मा से वायुमंडल एवं जलमंडल का संचालन होता है, जिससे अनाच्छादनात्मक प्रक्रमों का प्रादुर्भाव होता है, जबकि पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा द्वारा भूतल पर रचनाएं कार्य यानी पर्वत, पठार, ज्वालामुखी, भूकंप आदि की रचना होती है। In a real sense, the Earth internal heat in gain bold mountain and external heat engine the sun destroy them. F. Press and R. Seaver 1974 में इनका यह कथन है। दूसरा है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत के साक्ष्य। इसमें विभिन्न विद्वानों ने पृथ्वी की उत्पत्ति की समस्या के निदान के लिए उसका मूल रूप से ठोस, वायव्य और तरल भाग माना है। इसमें ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का जो निर्माण है ठोस ग्रहाणुओं के समूहन के कारण माना गया है। इस आधार पर पृथ्वी का अंतरतम ठोस अवस्था में होना चाहिए। ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार यदि पृथ्वी का निर्माण सूर्य से निस्तृत ज्वारीय पदार्थ से हुआ है तो पृथ्वी का अंतरतम तरल अवस्था में होना चाहिए।
लाप्लास महोदय भी, जो वायव्य निहारिका परिकल्पना के प्रतिपादक हैं, पृथ्वी के अंतरतम को तरल मानते हैं। यदि यह तथ्य मान लिया जाए तो उनके अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित हो सकती हैं। निहारिका परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति गैस से बनी निहारिका से मानी जाती है और इस आधार पर पृथ्वी का अंतरतम वायव्य अवस्था में होना चाहिए। वैसे लाप्लास अंतरतम को तरल मानते हैं। जोइपरिज तथा रिक्टर नामक विद्वान ने पृथ्वी के अंतरतम को गैस का बना हुआ माना है, परंतु यह मत अत्यधिक भ्रामक है। केवल दो संभावनाएं हो सकती हैं, या तो अंतरतम ठोस हो सकता है या तरल। इसका निराकरण आगे किया जाएगा। तीसरा जो स्रोत है प्राकृतिक साधन। प्राकृतिक साधन में ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी के उद्गार के समय पृथ्वी के आंतरिक तथा ऊपरी भाग में गर्म और तरल मैग्मा लावा का विस्तार हो जाता है और इस आधार पर कुछ विद्वानों का यह विश्वास है कि पृथ्वी की गहराई में कम से कम एक ऐसी परत अवश्य है जो कि सदैव तरल अवस्था में रहती है। इसी को मैग्मा भंडार बताया गया है, जहाँ से ज्वालामुखी के उद्गार के समय तरल एवं तप्त मैग्मा पृथ्वी के ऊपर प्रकट होता है। इस आधार पर पृथ्वी का कुछ भाग तरल अवश्य होना चाहिए, परंतु जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि आंतरिक भाग में अत्यधिक दबाव चट्टानों को पिघली अवस्था में नहीं रहने देगा। इस प्रकार आंतरिक भाग ठोस होगा, न कि तरल। हाँ, यह संभव हो सकता है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग पर दरार आदि पड़ने से चट्टान का दबाव कम हो जाता है, जिससे चट्टान का गलनांक बिंदु गिर जाता है, जिस कारण चट्टान वहाँ पर अधिक ताप के कारण पिघलकर ज्वालामुखी के रूप में प्रकट होती जाती है। इस तरह ज्वालामुखी के उद्गार से भी पृथ्वी के अंतःकरण की बनावट के विषय में कोई निश्चित तथ्य नहीं निकल पाता है। दूसरा जो है स्रोत है भूकंप विज्ञान से साक्ष्य। भूकंप विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भूकंपीय लहरों का सिस्मोग्राफ यंत्र पर अंकन करके अध्ययन किया जाता है। भूकंप विज्ञान ही एक ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती है। भूकंप विज्ञान की हम अध्ययन जो है आगे अगले लेक्चर में करेंगे। यहाँ पर संक्षेप में उसके केवल उस भाग का उल्लेख करेंगे जिससे पृथ्वी के अंतःकरण के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे हम भूकंप मूल यानी फोकस कहते हैं, और जहाँ पर भूकंपीय लहरों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे भूकंप केंद्र यानी एपी सेंटर कहते हैं। भूकंप के दौरान पृथ्वी में कई प्रकार की लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को भूकंपीय लहर कहते हैं। मुख्य रूप से भूकंपीय लहरों को 3 श्रेणियों में रखा जाता है। पहला होता है प्राथमिक, या इसको अनुदैर्ध्य लहर कहते हैं, प्राइमरी या लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशनल वेव्स। प्राथमिक अथवा अनुदैर्ध्य लहरें वे भूकंपीय लहरें हैं जो कि ध्वनि की लहर के समान होती हैं और इनमें कणों की गति लहर की रेखा की सीध में होती है। यह सबसे अधिक वेगवान लहर होती है। ठोस भाग में अत्यधिक गति से प्रवाहित होती है। आड़ी अथवा गौड़ लहरें, जिसको हम सेकेंडरी या ट्रांसवर्स डिस्टेंडरल एस वेव कहते हैं, ये द्वितीय अथवा गौण लहरें जल तरंगों अथवा जो प्रकाश तरंग हैं उसके समान होती हैं, जिनमें कणों की गति लहर की दिशा के समकोण पर होती है। इसी कारण इन्हें आड़ी लहरें भी कहते हैं। संक्षेप में इसे हम यस लहर कहते हैं, जो कि तरल भाग में प्रायः लुप्त हो जाती है। ये लहरें भी अत्यधिक गहराई तक प्रविष्ट होती हैं। तीसरी है धरातलीय लहरें, सरफेस या लॉन्ग पीरियड वेव्स, एल वेव्स भी कहते हैं इसको। धरातलीय लहरें प्रायः पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही प्रभावित करती हैं। ये अत्यधिक प्रभावशाली लहरें होती हैं। इन लहरों को सबसे अधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ता है और ये इनकी गति सबसे कम होती है, तथापि ये सबसे अधिक प्रचंड होती हैं। जब भूकंप आता है तो भूकंप केंद्र पर इन लहरों का अंकन किया जाता है। सिस्मोग्राफ की सहायता से सर्वप्रथम लघु और कमज़ोर कंपन होता है। इसे हम प्राथमिक कंपन कहते हैं।
कुछ अवकाश के बाद दूसरा अपेक्षाकृत कुछ अधिक प्रभावशाली कंपन होता है। इसे हम द्वितीय कंपन या सेकेंडरी प्रिलिमिनरी जो है कहते हैं। इसके बाद अधिक अवधि वाला मुख्य कंपन होता है। इस प्रकार ये तीनों कंपन क्रमशः पी, एस और एल लहरों द्वारा प्रदर्शित होते हैं। इस चित्र द्वारा समझाया जा सकता है कि इन तरंगों की गति तथा भ्रमण पथ के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। भूकंपीय लहरें प्रायः ठोस भाग से होकर के गुजरती हैं और एक ही स्वभाव वाले ठोस भाग में ये लहरें एक सीधी रेखा में सीधे मार्ग से चलती हैं। इस आधार पर अगर पृथ्वी एक ही प्रकार की घनत्व वाली चट्टान से निर्मित एक ठोस भाग होती तो भूकंपीय लहरें समान गति से पृथ्वी के कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती। परंतु भूकंपीय केंद्रों पर इन लहरों के अंकन से ज्ञात होता है कि ये लहरें एक सीधी दिशा में न चल करके वक्राकार मार्ग में अवलंबन करती हैं और इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि जो पृथ्वी के भीतर के घनत्व भिन्न भिन्न हैं और इन घनत्वों की विभिन्नता के कारण लहरें परिवर्तित होकर के वक्राकार हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप उनका जो मार्ग भी वक्राकार हो जाता, मार्ग जो है वो भी वक्राकार हो जाता है। आंतरिक भाग की ओर घनत्व बढ़ता है और कोर में ये लहरें वक्राकार होकर के सतह की ओर अवतल होती हैं। और यस लहर का यह स्वभाव होता है कि वे तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरती है। ओल्डहम नामक विद्वान ने 1909 में यह प्रमाणित किया कि भूकंप केंद्र से 120 डिग्री की दूरी पर यस लहर लुप्त हो जाती है और पी लहरें अत्यधिक दुर्लभ हो जाती हैं। और यह बात भी स्पष्ट हो जाती है पृथ्वी के कोर से यस लहरों का पूर्णतः अभाव। इस आधार पर यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तरल पदार्थ में एक कोर है जो कि 2900 किलोमीटर से अधिक गहराई के केंद्र के चारों ओर विस्तृत है। इस आधार पर विद्वान ने यह अनुमान लगाया कि पृथ्वी के कोर का लोहा तथा निकल तरल अवस्था में होगा।